Hey, what's up, guys? I'm Mohammad Naushad, HCC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. So today I have very important topic, that is what is an accident. ओके ऐसे तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाए जिसमें एक्सीडेंट के बारे में बातें की गई है, बट स्पेशली आज एक्सीडेंट पर हम बातें करेंगे कि एक्सीडेंट क्या है, इसके पीछे इसकी थ्योरी कैसे काम करती है और कौन कौन से सपोर्टिंग रीजंस हैं जो एक्सीडेंट को प्रमोट करते हैं, चेन ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, ओके, और एक्सीडेंट को कैसे ब्रेकअप करें उस चेन को। इन सारी बातों को आज हम समझेंगे और जानेंगे। हालांकि जब इंट्रोडक्शन वाली ट्रेनिंग मैंने बनाई थी ट्रेनिंग वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था। तो चलो आज डिटेल से बात करते हैं व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट और समझते हैं कि एक्सीडेंट क्या है और इस एक्सीडेंट के चेन, जो एक्सीडेंट के चेन होते हैं उसको ब्रेकअप कैसे करें, तो जानते हैं, आगे बढ़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन का। So what is an accident? Any unplanned event that interrupts the completion of an activity and has the potential to include injury, illness or property damage. क्या हुआ, समझ में नहीं आया? तो चलो थोड़ा सा और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। Any unplanned event or undesired event that has potential to cause harm, death, injury, man loss, property loss, machinery loss, environmental loss, that called accident. कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट या अनडिजायर इवेंट होता है, क्योंकि एक्सीडेंट का तो हम लोग पहले से प्लानिंग करते नहीं, तो ये अनप्लान्ड अनडिजायर ही होगा। तो कोई भी अनप्लान्ड इवेंट, अनडिजायर इवेंट जिसमें पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने का, ओके, पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने का, और जब नुकसान पहुंचाता है चाहे वो डेथ के रूप में हो या फिर ह्यूमन लॉस हो, ह्यूमन लिम्स लॉस हो, या किसी तरह कटना छटना हो, या फिर प्रॉपर्टी का लॉस हो, मशीनरी का लॉस हो, डैमेज होना हो, या फिर एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो, लॉस हो, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक्सीडेंट का मतलब नुकसान। कोई भी इवेंट ऐसा होता है या अनडिजायर इवेंट तो है ही, उसमें अगर उसका जो रिजल्ट है वो लॉसेस दिखाता है तो उसका मतलब वो एक्सीडेंट है, राइट। तो आगे देखते हैं और इसको समझते हैं। कुछ थ्योरीज है एक्सीडेंट की, पॉपुलर थ्योरीज को आज समझेंगे। सो व्हेन एन एक्सीडेंट ऑकर्स एट द वर्कप्लेस, एम्प्लॉयर्स टेंड टू क्लेम दैट इज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर्स। आप भी साइट पर हो, आपको भी पता होगा, जब कभी भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो एम्प्लॉयर्स यानी मालिक क्या करता है, एम्प्लॉयर्स कंपनी का ओनर क्या करता है, कोशिश करता है कि सारे के सारे जो ब्लेम है ना वो वर्कर के नेग्लिजेंस ऑफ वर्क पर डाल दें, ओके। So, is the negligence of workers that cause a workplace accident? Question number 1. What are the effects of workplace accidents? 2. Have you ever wondered how accidents occur and what are their main cause? So these three questions you may face each and every time at the workplace. कि जो accidents होता है क्या वो workers के सिर्फ negligence part की वजह से है, या फिर जब हम बात करें तो उस एक्सीडेंट का किन किन चीज़ों पर असर पड़ता है और किन किन चीज़ों का एक्सीडेंट पर असर पड़ता है, ओके। सो इस सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। सो years ago several theories of accident causation had been established to explain why accident occur. Model based on these theories were used to predict and prevent accident from the occurring. तो बहुत सारे इसके पीछे थ्योरीज है। सबसे जो नंबर 1 थ्योरी है, सबसे पहला जो थ्योरी है हम बात करें, सो फादर ऑफ सेफ्टी मिस्टर हेनरिच, उन्होंने बताया, एक्सीडेंट की थ्योरी को समझाया, एलिब्रेट किया और कुछ स्टडी की, कुछ केसेस अनसेफ एक्शन, अनसेफ कंडीशन उठाए, कुछ नियर मिस केसेस देखे, कुछ एक्सीडेंट केसेस देखे और हमें समझाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उसे हम समझेंगे आगे। तो डोमिनो थ्योरी कहलाता है ये, और डोमिनो थ्योरी किनका है? सो द डोमिनो थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हर्बर्ट डब्ल्यू हेनरिच, जिनका आप पिक्चर देख रहे हो नीचे, जिनको फादर ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। तो याद रखना फादर ऑफ सेफ्टी कौन है, हर्बर्ट डब्ल्यू हेनरिच। So after studying the reports of 75,000 industrial accident, 75,000 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को उन्होंने सर्च किया और उस पर काम किया। उसके करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की और उस थ्योरी का नाम है डोमिनो थ्योरी, ओके। तो डोमिनो थ्योरी क्या कहती है? डोमिनो थ्योरी कहती है कि कोई भी एक्सीडेंट जिसको हम सिंपल भाषा में मैं अपने बच्चों को समझाते हैं क्लासेस में कि जिसको आप एक्सीडेंट ट्रायंगल समझ सकते हो। तो कोई भी एक्सीडेंट जब होता है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। सो फ्रॉम द स्टडी ही कंक्लूडेड दैट, क्या उसको सिंपल भाषा में समझ लें अगर, तो एक्सीडेंट ट्रायंगल उसको समझाया कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इसमें 3 मेजर कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो सबसे पहला कारण है 88% जो कारण होता है, सबसे बड़ा और मेजर कारण है वो अनसेफ एक्ट
या फिर ह्यूमन फेलियर या फिर ह्यूमन एरर, यानी इंसानों के द्वारा किए गए गलत कार्य की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसका परसेंटेज है 88%। आप समझ सकते हो कितना ह्यूज परसेंटेज है 88%। मतलब जब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, आप भी कभी ना कभी आपने एक्सीडेंट फेस किया होगा रोड पर, बाइक से या फिर व्हीकल से। तो आपने देखा कभी ऐसा नहीं होता कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो और अचानक से आप रोड पर मिले, नहीं ऐसा नहीं होता। जब तक आपके तरफ से आपने कोई एक्ट ना किया हो, अब जब एक्सीडेंट होता है तो या तो फिर आपकी वजह से होगा या फिर सामने कोई और ह्यूमन होगा उसकी वजह से। तो हर हाल में ह्यूमन फेलियर या ह्यूमन एरर होता है, अनसेफ एक्ट हो जिसे हम कहेंगे, और ये इसका जो परसेंटेज है 88%। अब बात करते हैं 88% पर 10% अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन भी है जो एक बड़ा रोल प्ले करता है एक्सीडेंट का, 10% है। सो कई बार ऐसा होता है कि अनसेफ एक्शन जो होता है, एक्ट जिसे हम कह रहे हैं, वही अनसेफ कंडीशन बनाता है। तो 88% को और 10% को अगर हम मिला ले तो कितना परसेंट हो गया? 98%। अब बचता है 2%, 100 में 2%। 2% में वो एक्सीडेंट जो जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, यानी वो एक्सीडेंट जो अनअवॉइडेबल है, जैसे कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के अलावा वॉल्केनो, टॉर्नेडो, फ्लड, ओके, ड्रॉट, ये सारे ऐसे हैं, सुनामी, ये सारे ऐसे हैं जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो अनअवॉइडेबल है। हाँ, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको हम रोक कर इन सब चीज़ों को भी रोका जा सकता है, बट वो एक अलग विषय है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात करूंगा एक्सीडेंट के बारे में। सो 88% ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वर कॉज्ड बाय द अनसेफ एक्ट्स कमिटेड बाय द फेलो वर्कर्स और बाय हिमसेल्फ। 10% of industrial accidents were caused by the unsafe condition and 2% were unavoidable. This is called beyond human control accidents. So आप समझ सकते हो कि 100% में 98% जो होता है इसमें ह्यूमन एरर, जिसमें अनसेफ एक्ट है 88%, अनसेफ कंडीशन 10%, और अनसेफ एक्ट की वजह से भी अनसेफ कंडीशन बनता है। तो इन दोनों मिलाकर 98% एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे या आपकी गलती की वजह से। तो इसका सबसे बड़ा क्यों ये थ्योरी बनी, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बताया जा रहा है, मिस्टर हर्बर्ट डब्ल्यू हेनरिच ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 98% एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, जो अवॉइडेबल एक्सीडेंट्स है जिसको रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। अनअवॉइडेबल सिर्फ 2% है। तो एक सेफ्टी ऑफिसर की ज्वाइनिंग होती है या सेफ्टी डिपार्टमेंट या सेफ्टी टीम बनती इसलिए बनती है कि 98% को कंट्रोल किया जा सके। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डब्ल्यू थ्योरी क्या कहना चाहती है। आगे हम बात करते हैं डब्ल्यू थ्योरी में एग्जाम्पल्स ऑफ अनसेफ एक्ट। क्या क्या अनसेफ एक्ट का एग्जाम्पल है? committed by the fellow workers including being negligent and not observing safety procedures. Example of unsafe working condition. So पहले unsafe act का एग्जाम्पल देख लें तो not following the safety rules procedures, सेफ्टी रूल्स प्रोसीजर को फॉलो ना करना, ओके, पीपीज का यूज ना करना, ओके, एंड ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ना करना, ये सारे अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं अनसेफ कंडीशन की बात करूँ, वर्किंग इन हाई राइज बिल्डिंग विदाउट प्रॉपर सेफ्टी गियर्स एंड इक्विपमेंट। सो एक जो कंडीशन बन रहा एक्ट है कि मैंने सेफ्टी गियर्स नहीं पहना, बट जो अनसेफ कंडीशन एक्ट के वजह से अनसेफ कंडीशन बना हुआ वर्कर गिर सकता है। सो मैंने पहले बताया आपको कि अनसेफ एक्ट ही अनसेफ कंडीशन को बनाता है। तो अनसेफ एक्ट ये हुआ वर्कर के द्वारा कि उसने सेफ्टी गियर्स या सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना, लेकिन सेफ्टी हार्नेस ना पहनकर काम करने को जो कंडीशन बन रहा है वो अनसेफ कंडीशन हुआ। तो यूज ऑफ फॉल्टी और इम्प्रॉपरली इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का फॉल्टी होना, उसको चेक ना करना, उसको इंस्पेक्शन ना करना, ये अनसेफ एक्ट है। लेकिन अब जब एक्ट हो चुका तो जो कंडीशन बना वो अनसेफ कंडीशन बना। अब जो कोई भी वर्कर काम करेगा तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है उसके लिए। ऑन द अदर हैंड अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट क्या क्या होगा, तो फ्लड हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है। सो ऐसे एक्सीडेंट्स तो आप समझ लें कि 98% एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। सिर्फ 2% है जो अवॉइड नहीं हो सकता, ठीक है। सो डब्ल्यू थ्योरी कहती है कि सेफ्टी अगर हमने करनी है तो 98% रोका जा सकता है, और एक इफेक्टिव सेफ्टी टीम एक्सीडेंट को रोक सकती है। जीरो एक्सीडेंट का टारगेट फॉलो किया जा सकता है। आगे बात करते हैं हेनरिच डब्ल्यू थ्योरी, कुछ आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरिच देयर आर 5 फैक्टर्स इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग अप टू एन एक्सीडेंट। सो ऐसे 5 ऐसे थ्योरी हैं जहां पर हेनरिच ने बताया, मिस्टर हेनरिच ने बताया कि इसको अगर हम स्टडी करते हैं और समझते हैं तो एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, क्योंकि यही एक्सीडेंट को लीडिंग करती है, एक्सीडेंट को प्रोवोक करती है। सो हेनरिच proposed a 5-factor sequence in history in theory actually. Hence dominant theory में the sequence of accidents factors are summarized in a table below. देखिए वो 5 ऐसे
फैक्टर्स, कौन से एक्सीडेंट के फैक्टर जो कि एक्सीडेंट को लीड करते हैं, एक्सीडेंट बनाते हैं। सो सबसे पहला जो फैक्टर है ancestry and the social environment. The negative character traits that may lead people to believe in unsafe manner may be inherited or acquired as a result of the social environment. जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बिहेवियर सेफ्टी, एक नहीं बल्कि उसके 3 पार्ट हैं आई थिंक बिहेवियर सेफ्टी के। तो तीनों में मैंने यही बातें की है कि कैसे अनसेफ बिहेवियर एक्सीडेंट्स को प्रोवोक करता है और लीड करता है। तो यहाँ पर मिस्टर हेनरिच ने ये बात कहा कि जो भी इनहेरिटेड है, चाहे वो इनहेरिटेड हो या फिर एक्वायर किया गया हो, अनसेफ बिहेवियर जो एक्सीडेंट्स में हेल्प करती है। सो ये फैक्टर सबसे पहला है। दूसरा फैक्टर है फॉल्ट ऑफ पर्सन। नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट्स whether inherited or acquired, कोई भी चाहे वो इनहेरिटेड हो या एक्वायर हो सकता है, are the reasons behind why people behave in unsafe manner and why hazardous condition exist. So एग्जाम्पल स्मोकिंग इन एन एरिया विच कंटेन्स फ्लेमेबल मेटेरियल्स। तो साइट पर भी आप सेफ्टी पोटेंशियल आपने भी फेस किया होगा। क्यों ऐसा होता है कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो अगर 12 लोगों की 15 लोगों की टीम है तो उसमें से 10 लोग इस चीज़ को समझते हैं और 2 लोग या 3 लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। उनके अनसेफ बिहेवियर होता है उनके पीछे, और वो बिहेवियर इनहेरिटेड भी हो सकता है, यानी पेरेंटल बिहेवियर भी हो सकता है, या फिर एक्वायर्ड बिहेवियर हो सकता है, यानी उन्होंने दूसरे से पीयर ग्रुप प्रेशर भी हो सकता है। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स भी एक्सीडेंट्स को लीड करता है, ये भी एक फैक्टर है। थर्ड फैक्टर की अगर बात करें, अनसेफ एक्ट, मैकेनिकल एंड द फिजिकल हैजर्ड्स करते हैं। तो अनसेफ एक्ट्स कमिटेड बाय द पर्सन एंड मैकेनिकल और फिजिकल हैजर्ड्स आर द डायरेक्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, जिसको हम नेग्लिजेंस भी कहते हैं। तो थर्ड फैक्टर उन्होंने बताया कि अनसेफ एक्ट जो है, सो कहीं ना कहीं अनसेफ बिहेवियर जो है वो अनसेफ एक्ट करवाता है। तो थर्ड फैक्टर उन्होंने अनसेफ एक्ट का, जिसमें मैकेनिकल डिवाइस हो या फिजिकल, जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो मैकेनिकल डिवाइस भी इनएफेक्टिवली वो जब रिस्पॉन्ड करता है, क्यों करता है, तो बहुत सारे उसके पीछे रीजन हो सकते हैं। अनसेफली उसको अगर यूज करेंगे या फिर अनसेफ कंडीशन जब उसके लिए क्रिएट करेंगे तो वो फिर वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो नेग्लिजेंस भी एक बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का। एक्सीडेंट्स, अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें, टिपिकली एक्सीडेंट्स लीड टू द इंजरी एंड विल हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस एंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट्स, तो आप देखो इन सबको जोड़कर, है ना, तो सबसे पहले आप देख रहे हो अगर इनको, तो नेगेटिव कैरेक्टर्स, वो नेगेटिव कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, तो फॉल्ट ऑफ पर्सन कैसे हो रहा है, तो फिर वो या तो नेगेटिव कैरेक्टर इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड है। थर्ड बात करें अनसेफ एक्ट उसने किया, वर्कर, अब अनसेफ एक्ट होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से इंजरी हुआ, ठीक है। इसको मैं और आसान शब्दों में आगे समझाऊंगा, जिसको मैं चेन ऑफ एक्सीडेंट कहूँगा। तो इसको ये समझिए आप कि एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता है, ठीक है। डब्ल्यू ने थोड़ी ये बता रही कि एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता है, इसके पीछे जो रीजंस हैं वो काम कर रहे हैं। सबसे पहला वर्कर का नेगेटिव कैरेक्टर। अब वो नेगेटिव कैरेक्टर कहाँ से आया, क्योंकि फॉल्ट ऑफ पर्सन हुआ नेगेटिव कैरेक्टर ना, तो या तो वो इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड है। अब जब ऐसा कैरेक्टर होगा, अनसेफ बिहेवियर होगा, तो अनसेफ एक्ट होगा। अनसेफ एक्ट ही अनसेफ कंडीशन बनाता है। उसके बाद इन कारणों की वजह से, इन फैक्टर की वजह से एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट होगा तो फिर इंजरी होगी। सो एक्सीडेंट इंजरीज मे रेंज फ्रॉम द minor cuts and scratches to serious wounds such as loss of a limb, loss of human limbs. Other disabilities, injuries such as the laceration and fractures have negative effects on the worker performance. तो आपने समझा कि मिस्टर हेनरिच ने थोड़ी के तहत क्या समझाया, उन्होंने चेन ऑफ एक्सीडेंट समझाया, जिसको मैं आगे आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी हुई। इंजरी क्यों हुई, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ। ओके, अनसेफ एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन वजह से एक्सीडेंट हुआ। अब आगे बात करेंगे, अब ये अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्यों हुआ, वो अलग बात है। इसमें बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता है, इसके पीछे क्या होगा, तो नियर मिस होगा। पहले अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन हुआ, नियर मिस हुआ। नियर मिस जस्ट इंडिकेट करती है कि एक्सीडेंट होगा, बट अगर उसको आप रिव्यू नहीं करोगे, उसको फोकस नहीं करोगे, तो फिर एक्सीडेंट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें चेन ऑफ एक्सीडेंट का, तो इंजरी हुई, चोट आई, या फिर इंजरी किसी तरह का हुआ, चोट लगा या फिर डेथ हुआ, है ना, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन था। अब अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन वर्कर क्यों करते हैं, ओके, तो उसके पीछे समझना होगा। तो मोटी मोटी मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ चेन ऑफ एक्सीडेंट में, डिटेल्स में मैंने अनसेफ बिहेवियर में बातें की, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा। सो क्यों अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन हुआ, क्योंकि मेंटल कंडीशन ऑफ वर्कर्स या पीपल, तो जो वर्कर जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहा है, उनका मेंटल कंडीशन ऑफ वर्कर का ये कह रहा है कि नहीं, इजी टू टेक द रिस्क। आप देखते हो कि यंग वर्कर्स जो होते हैं, यंग वर्कर्स अक्सर ऐसा होता है, रिस्क बहुत इजीली लेते हैं,
ओके, तो जो यंग वर्कर्स हैं उनको यंग वर्कर हुए या फिर साइट पर मैं बात करूं ऐसे वर्कर जो अभी इनएक्सपीरियंस हैं, तो उनका मेंटल कंडीशन ये है कि वो इजली किसी भी रिस्क को आसानी से वो लेते हैं। और सेफ्टी की बातों को अक्सर आपने देखा होगा, जब आप स्क्रूटनी करो साइट पर अपने डेटा को एक्सीडेंट के या फर्स्ट एड के, तो आपको पता चलेगा ये उनके साथ अक्सर होता है, ज़्यादा उन्हीं वर्करों के साथ होता है जो यंग यंग एज है। मेंटल कंडीशन, क्योंकि इनका मेंटल कंडीशन कहता है कि नहीं भैया ये तो कुछ नहीं, मैं तो घर पर काम करके आया हूँ, और घर पर तो काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग में काम किया, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, यहाँ भी नहीं होगा। वो रिस्क ले लेते हैं। ओके, और सेफ्टी को ज़्यादा वो फोकस नहीं करते हैं। राइट, तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे वर्कर होंगे। अगर आप कस्टमर साइड पर काम करते हो तो आपको पता होगा दो ऐसे ग्रुप हैं, स्पेशली शटरिंग वर्कर्स एंड स्टील बार बेंडिंग वर्कर्स जो होते हैं, वो काफ़ी रिस्क लेते हैं। अगर मैं दूसरे वर्कर की बात करूँ, मेशन है या बाकी वर्कर्स है, वो समझते हैं। तो क्योंकि इन दोनों वर्करों को ये पता है कि इनके वजह से ही काम चल रहा है और इनके बिना काम नहीं होगा, तो उन्हें पता है कि काम की कमी नहीं है, मैं अनसेफ करूँ सेफ करूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्टर कहेगा काम करो, यहाँ नहीं करेगा दूसरे साइड पर करवा देगा काम। लेकिन उनका मेंटल कंडीशन ये बता चुका है कि मेरे को यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है, तो इसलिए वो सेफ करेगी, अनसेफ करे क्या फर्क पड़ता है। उन्हें कहता है कि चलो भाई मैं तो अनसेफ करूँगा। ये मेंटल कंडीशन हुआ। अब सेकंड अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्कर्स या पीपल, तो फिजिकल कंडीशन ही वर्कर को अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन करने की लीड करती है। फिजिकल कंडीशन इसी वजह से हम लोग साइट पर जो भी वर्कर्स की या फिर जो भी स्टाफ की ज्वाइनिंग होती है तो मेडिकल सर्वेलेंस होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल कंडीशन उनको हो सकता है बहुत सारे उनके मेडिकल कंडीशन की हिस्ट्री होगी और वो साइट पर आने के बाद एक एक्सीडेंट हो सकता है। अब साइट पर वर्कर रिक्रूटमेंट के बाद चाहे वो नेचुरल डेथ हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो, लेकिन वो डेथ होगा और आपका डेटा ही खराब करेगा, साइट का रेपुटेशन ही खराब करेगा, लॉसेस ही होगा। इसी वजह से यहाँ पर मेडिकल सर्वेलेंस होना बिफोर ज्वाइनिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, हो सकता है वर्कर कैपेबल नहीं हो काम करने का, उसको ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस हो, ओके, या फिर ब्लड विजन हो, या हार्ट पेशेंट हो, एस्थमा पेशेंट हो सकता है कि उसे मृगी का दौरा होता आता हो। राइट, वैसे बहुत सारे फिजिकल कंडीशन बनाते हैं। यही वजह है कि आप चाहे वर्कर्स साइट पर जब ज्वाइनिंग होती है तो उनको मेडिकल सर्विलेंस किया जाता है और समय समय पर किया जाता है। थर्ड अगर मैं बात करूँ रीजंस की, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन को लीड करती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर सेफ्टी लॉ को ब्रीच किया जाए और अगर लेट्स सपोज रेनी सीजन है, अभी आप देख रहे हो, या फिर रेनी सीजन चल रहा साइट पर, स्टॉर्म चल रहा है, उस कंडीशन में अगर वर्कर काम करेगा तो क्या होगा? वो जो कंडीशन एनवायरनमेंट का वो तो अनसेफ है, एक्सीडेंट तो होना ही है। तो साइट पर अगर लेट्स सपोज बारिश हो रही है, रेनी है और आप इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे तो वो तो फिर अनसेफ हुआ ना। जो भी आउटडोर वर्क है, हाइट वर्क है, वो अनसेफ हो रहा है। चाहे एक्सकवेशन आप करें बारिश में तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो एनवायरमेंट कंडीशन, या फिर अगर हेवी विंड चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, ये सारे वेदर ऐसे हैं जो कि एक्सीडेंट को लीड करते हैं। यही वजह है कि आप देखोगे कि गर्मियों में एक्सीडेंट्स का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वेदर जो है वो अनफेवरेबल है। और यही वजह है कि चेकलिस्ट हो या परमिट में ये ऑप्शन आता है कि वेदर कैसा है, क्या वो नॉर्मल है या रेनी है, हॉट है या रेनी आइसी है, कैसा है। उसके बाद हम बात करते हैं लैक ऑफ सुपरविजन। लैक ऑफ सुपरविजन भी अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन को प्रमोट करता है। लैक ऑफ सुपरविजन का मतलब सुपरविजन तो है बट लैकिंग है, यानी सुपरवाइजर है बट वो सेफ्टी के लिए सुपरविजन नहीं कर रहा, वो प्रोडक्शन का सुपरविजन कर रहा है। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि साइट पर सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है, बट इनफैक्ट ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्शन के सुपरवाइजर से उनका काम है, उन्हें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो लैक ऑफ सुपरविजन भी अनसेफ कंडीशन करता है। और अगर अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन होगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगी। तो समझना होगा इसको। अगर मेंटल कंडीशन वर्कर का बराबर नहीं है तो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन बनेगा, फिर एक्सीडेंट होगा, इंजरी होगी। फिर फिजिकल कंडीशन अगर उसका सेफ नहीं है, वो अनसेफ फिजिकल कंडीशन है, प्रॉपर नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री है उसका, तो अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन होगा। अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन से एक्सीडेंट होंगे, एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगी। एनवायरमेंटल कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल नहीं है एनवायरमेंटल कंडीशन, तो अनसेफ कंडीशन होगा और एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगी। लैक ऑफ सुपरविजन होगा तो अनसेफ एक्ट होगा, अनसेफ कंडीशन होगा, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन, एक्सीडेंट होगी, एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगी। इसी को मैं चेन ऑफ एक्सीडेंट कहता हूँ और इसी को समझाने के लिए डोमिनिक थ्योरी बनाई गई मिस्टर हेनरिच के द्वारा, तो जिसको मैंने आसान शब्दों में आपको समझाया। आगे बात करते हैं बर्ड ट्रायंगल। ये भी काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है बर्ड ट्रायंगल। सो बर्ड ट्रायंगल मिस्टर फ्रैंक बर्ड है, उनके नाम पर है बर्ड ट्रायंगल। Mr. Frank Bird, an expert on accident loss control, showed a relationship between the major, minor and no injury accidents. His study is shown in the figure of below. तो आगे हम देखेंगे।
He found that all near miss accident must be investigated and analyzed immediately. तो आपको समझना होगा कि एक्सीडेंट किसे कहते हैं, ओके, नियर मिस किसे कहते हैं, इंसिडेंट किसे कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने एक अपने वाटर बॉटल अपने हाथ में थामा और वाटर बॉटल मेरे हाथों से गिरा, सिर्फ गिरा है अभी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट और नियर मिस बहुत जगह पर दोनों के लिए बराबर यूज किया जाता है वर्ड। तो अगर बॉटल मेरे हाथों से गिरा, अभी कुछ पता नहीं चला कि क्या लॉस है क्या नहीं लॉस है, तो वो क्या हुआ, इंसिडेंट। लेकिन अगर वो बॉटल गिरने के बाद टूट गया, स्क्रैच पड़ गया, या फिर मुझे मेरे पैर पे चोट लगी, या फर्श गीला हो गया, या फिर फर्श में क्रैक पड़ गया, तो फिर वो एक्सीडेंट कहलाया। लेकिन गिरने के बाद मुझे पता चला कुछ भी नहीं हुआ, ना फर्श को, ना मुझे, ना बॉटल को, दैट इज नियर मिस। सो नियर मिस को अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ, सो क्या कहेंगे, क्लोज कॉल, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे इसे समझें, हिंदी में इसे समझे बाल बाल बचना। तो मिस्टर फ्रैंक बर्ड ने कहा कि कोई भी एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता, पहले वो नियर मिस होता है और नियर मिस के बाद वो माइनर हो सकता है, फिर मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर डेथ भी हो सकता है, फैटेलिटी। So the necessary action must be taken as near miss accidents which occurred yesterday could become a serious accident tomorrow. Okay, so near miss का अगर मैं बात करूँ definition, so a near miss accident is defined as an unexpected or unplanned incident which occurs but does not cause any injury, damage to properties. इसको आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो near miss is also unplanned event and desired event. Unplanned and undesired event. The cause and the cause of that, no accident. I mean. The cause of that, no loss, no property loss, no machinery loss, no fatality, but the potential has to the loss. So ये जो नियर मिस है, इसके पास पोटेंशियल था नुकसान करने का, बट इसका जो रिजल्ट है वो जीरो में आया, यानी नो लॉस नो हार्म, जिसको नियर मिस से समझाना जा रहा है। सो नियर मिस को अगर हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ कहने का मतलब अगर नियर मिस कंट्रोल करते हैं तो फिर एक्सीडेंट्स जो माइनर है और मेजर है वो भी कंट्रोल होंगे। तो नियर मिस को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए साइट पर, ओके। इसको बर्ड ट्रायंगल में समझाया गया है, बर्ड ट्रायंगल। तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ 2003 वो रिपोर्ट ये कहती है कि नियर मिस एक्सीडेंट विदाउट इंजरी ऑफ प्रॉपर्टी, मिस्टर फ्रैंक बर्ड ने इसको रिसर्च किया और 600 नियर मिस इंसिडेंट और को उठाया, एक्सीडेंट को उठाया, जिसको इंसिडेंट ही कहते हैं, बट एक्सीडेंट था बट हुआ नहीं। तो 600 केसेस को उठाए नियर मिस के, जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं हुआ, ना ह्यूमन का, ना प्रॉपर्टी का, ना मशीन का, ना एनवायरनमेंट का, उसको नियर मिस कह रहे हैं, ओके। एनी अनप्लान्ड इवेंट एंड अनडिजायर्ड इवेंट, द पोटेंशियल हैज टू लॉस बट देयर इज नो हार्म नो लॉस। तो 600 केसेस में डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी 30 निकला। अगर उस नियर मिस को आप नहीं रोकते हो, 30 डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके बाद उसमें से 10 माइनर इंजरी और 1 सीरियस इंसिडेंट। तो ये समझाया जा रहा है यहाँ पर, मिस्टर फ्रैंक बर्ड ये समझा रहे हैं कि अगर मुझे सीरियस या फिर फैटेलिटी को रोकना, सीरियस एक्सीडेंट को रोकना है तो मुझे माइनर इंजरी को रोकना होगा, माइनर इंजरी को रोकना है तो मुझे डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी को रोकना होगा, डैमेज प्रॉपर्टी को रोकना होगा तो मुझे नियर मिस को रोकना पड़ेगा। वो अलग बात है, नियर मिस को रोकना तो मुझे अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को रोकना पड़ेगा, राइट। तो ये है बर्ड ट्रायंगल। आगे बात करते हैं एक्सीडेंट फैक्टर्स की। तो एक्सीडेंट फैक्टर्स थोड़ा डिटेल में समझने की, एक्सीडेंट्स क्यों होता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5 फैक्टर्स पर। टास्क, जिसको आप जॉब कहते हैं, सेकंड मटेरियल, थर्ड एनवायरनमेंट, फोर्थ ह्यूमन फैक्टर्स, जिसको पर्सनल फैक्टर भी कहेंगे, एंड फिफ्थ मैनेजमेंट या प्रोसेस फेलियर। इन सब के बारे में अलग से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सो बट एक्सीडेंट फैक्टर्स, एक्सीडेंट अचानक नहीं होगा, उसके पीछे फैक्टर्स काम करते हैं, ये फैक्टर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सीडेंट फैक्टर्स में, और इसे समझे तो द 5 इंटरवेनिंग सर्कल्स ऑफ द फैक्टर्स शो द इंक्रीज पोटेंशियल फॉर द एक्सीडेंट्स। ये जो फैक्टर्स है एक्सीडेंट के 5, ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ओके। मोर देन वन फैक्टर्स, हाउ डू दीज फैक्टर्स इंटररिलेट टू क्रिएट एक्सीडेंट्स, पॉइंट यू वांट टू रिमूव एज मेनी पोटेंशियल रिस्क एज पॉसिबल। सो इनमें से कोई एक या इनमें से एक दो भी हटाएंगे तो एक्सीडेंट्स रोका जा सकता है। यानी सारे के सारे सर्किल जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सीडेंट फैक्टर्स का सर्किल, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, पर्सनल फैक्टर्स हो, मैनेजमेंट फेलियर हो, टास्क हो, ये सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक को, एक से अधिक को हटाएंगे, एक्सीडेंट रुका जा सकता है, रोका जा सकता है। सो एक्सीडेंट फैक्टर्स को देखें सबसे पहले टास्क। व्हाट द टास्क आर गोइंग टू बी फिट। अगर टास्क फैक्टर्स को हमें रोकना है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें उसके बारे में जवाब तलाशनी होगी, साइड पर क्वेश्चन को समझना होगा। व्हाट द टास्क आर गोइंग टू बी फिट, क्या जो टास्क करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, वो आर गोइंग टू बी फिट है, ओके। क्या कोई अर्गोनोमिकली प्रॉब्लम तो उसमें नहीं है, कोई मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर तो नहीं है, अपर लिम्ब डिसऑर्डर तो नहीं उसमें है,
वॉज अ सेफ वर्क प्रोसीजर यूज, कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एसओपी फॉलो किया जा रहा है या नहीं। हैड कंडीशन चेंज टू मेक नॉर्मल प्रोसीजर अनसेफ, क्या जो एसओपी में कंडीशन बनाए गए, काम करने के तरीके बताए गए, सेफ्टी रूल्स बनाए गए, क्या उसमें कोई चेंजेस किया गया। वॉज वर्किंग प्रोसीजर डिफाइंड टू ऑल, क्या वर्किंग प्रोसीजर जो एसओपी बना है, सेफ वर्क प्रोसीजर बना है, क्या उसको सभी जो भी लोग काम करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस वर्क प्रोसीजर में है, क्या उनको डिफाइन किया गया थ्रू द वेरियस ट्रेनिंग। वॉज मेटेरियल क्वालिटी चेक, जो मेटेरियल यूज करें क्या उस क्वालिटी को चेक किया गया या नहीं। वर्कर्स कॉम्पिटेंट, जो वर्कर्स हायर किए गए काम करने, क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं। वर एप्रोप्रिएट टूल्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल एंड वर्किंग प्रॉपर्ली, जो भी टूल्स और मटेरियल चाहिए इस काम करने के लिए ताकि वर्कर्स को जुगाड़ ना कर सके, क्या वो अवेलेबल है, अगर है तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में है। वॉज सेफ्टी डिवाइसेस वर्किंग प्रॉपर्ली इंक्लूडिंग लॉकआउट, टैग आउट। सो जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं जैसे लॉकआउट, टैग आउट या डिफरेंट फ्यूजेस, क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो समझना पड़ेगा जो भी वर्कर काम करने जा रहा है। हम लोग यहाँ पर बात करें एक्सीडेंट फैक्टर्स। एक्सीडेंट फैक्टर्स में 5 फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस फैक्टर्स में टास्क सबसे ऊपर है। टास्क करने से पहले इन क्वेश्चनों का जवाब चाहिए, अगर नहीं है तो फिर एक्सीडेंट होंगे। बात करते हैं मटेरियल का। वॉज देयर सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज, क्या जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया। वॉज देयर इक्विपमेंट फेलियर, एक्सीडेंट होने में जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व है तो क्या इक्विपमेंट फेलियर की वजह से एक्सीडेंट्स में। व्हाट कॉज इट टू फेल, जो इक्विपमेंट फेलियर या मटेरियल फेल हुआ तो क्या उसमें कौन से कारण हो सकते हैं इसके फेल होने के। वॉज द मशीनरी पोorly डिजाइंड, क्या जो मशीनरी पर काम किया जा रहा है, वर्कर्स काम कर रहे थे, जो एक्सीडेंट हुआ क्या वो poorly डिजाइंड है, क्या वो उसमें कोई जुगाड़ प्रोसेस डाला गया। वर हैजर्डस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड एंड वर दे आइडेंटिफाइड, क्या इसमें कोई हैजर्डस सब्सटेंसेस मटेरियल इन्वॉल्व है, क्या उससे पहले पता नहीं किया गया, उससे आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उससे असेसमेंट नहीं किया गया। शुड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैव बीन यूज्ड, क्या पीपीज एप्रोप्रिएट पीपीज यूज किया गया, क्या वो वर्किंग कंडीशन में था। ये सारे क्वेश्चन एक्सीडेंट से वक्त तलाशने होते हैं मटेरियल सेफ्टी के लिए। एनवायरमेंट, सो व्हाट वर द वेदर कंडीशन, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था। वेदर कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, हॉट है, रेनी है, आइसी, क्या है। वॉज पुअर हाउसकीपिंग अ प्रॉब्लम, क्या एक्सीडेंट होने का वजह पुअर हाउसकीपिंग। लगभग 30% से 40% हाउसकीपिंग प्रॉब्लम को दूर कर देती है, तो गुड हाउसकीपिंग करना साइट पर बहुत जरूरी है। वॉज नॉइज अ प्रॉब्लम, क्या नॉइसी एरिया है, नॉइसी कंडीशंस है। वॉज द एडिक्वेट लाइटिंग, क्या इल्यूमिनेट प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट इल्यूमिनेशन है, लाइटिंग प्रॉब्लम है। वॉट टॉक्सिक गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स प्रेजेंट, क्या इन्वायरमेंट में टॉक्सिक गैस, डस्ट, फ्यूम्स प्रेजेंट है, टेम्परेचर हाई है। आगे बात करें ह्यूमन फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स की। वो वर्कर्स एक्सपीरियंस इन द वर्क बीइंग परफॉर्म, क्या वर्कर कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस है उसके पास या नहीं। वर दे प्रॉपर्ली ट्रेन, क्या उसके पास ट्रेनिंग है। वर दे फिजिकली कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, इसके पहले बात कर रहा था मैं, क्या वर्कर्स कैपेबल है। चेन ऑफ एक्सीडेंट मैंने बताया, जो वर्क वो कर रहा है आपने बिना मेडिकल फिट और सर्विलेंस के आपने उसे लगा दिया तो एक्सीडेंट तो हो गई। वर दे अंडर स्ट्रेस, क्या वर्कर को पर्सनल या फैमिली से वर्क स्ट्रेस, किस तरह का स्ट्रेस है, या फिर ओवर डिमांडिंग वर्क, या फिर ओवर टाइम क्या है। वर दे फटीग, क्या वो रेगुलर काम करते करते फटीग हो चुका है। ये सारे फैक्टर्स को हमें समझने होंगे। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर, मैनेजमेंट प्रोसेस फेलियर, एक्सीडेंट क्यों होता है। तो विजिबल एक्टिव सिग्नल मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सेफ्टी, डज मैनेजमेंट एंगेज इन द सेम प्रैक्टिस दे प्रीच। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने आयुष में ये बात किया कि 70% तक एक्सीडेंट को रोका जा सकता है ड्यू टू गुड सेफ्टी मैनेजमेंट के थ्रू। सो जो सिग्नल सेफ्टी मैनेजमेंट है, क्या उसका सपोर्ट है। जो बच्चे साइट पर काम कर रहे हैं उन्हें समझ में आता होगा कि सिग्नल मैनेजमेंट का सपोर्ट ना होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या जो मैनेजमेंट कहती है, जो प्रीच करते, क्या वो वही कर रही है। अक्सर होता नहीं। मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, टेबल टॉक बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब साइट पर वही मैनेजमेंट दिखता है तो वो सेफ्टी ब्रीचेस सबसे पहले करते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ नॉट यूजिंग सेफ्टी हेलमेट और यूजिंग फॉर्मल शूज, नॉट यूजिंग द सेफ्टी शूज। सेफ्टी पॉलिसीज व सेफ्टी रूल्स इन इफेक्ट एंड इन्फोर्स, क्या सेफ्टी पॉलिसी है साइट पर। अगर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पॉलिसी बना है, अगर है तो क्या वो सिर्फ फाइल में है करके रखा गया, फाइल में दबा कर रखा गया, या फिर इन्फोर्स्ड है। इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी, इन्फोर्समेंट के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया। वॉज एडिक्वेट सुपरविजन अवेलेबल, क्या मैनेजमेंट की तरफ से जो सुपरवाइजर है सुपरविजन के लिए वो सेफ्टी सुपरविजन है या फिर प्रोडक्शन सुपरविजन है। नॉलेज ऑफ द हैजर्ड्स, वो रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन कैरिड आउट, क्या मैनेजमेंट इंश्योर कर रही है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको हैजर्ड्स का नॉलेज है। क्या ऐसी एक टीम है जो उनको ट्रेनिंग दे रही है
क्या वो सेफ्टी इंस्पेक्शन रेगुलर करवा रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट रेगुलर करवा रहे हैं साइट पर? हजार्ड करेक्टिव एक्शंस, हैड हजार्ड्स प्रीवियसली बीन आइडेंटिफाइड? सो हजार्ड करेक्टिव एक्शन के लिए क्या हजार्ड जो आज जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्या पहले भी इसको प्रीवियसली इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसको कंट्रोल किया गया या नहीं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाज रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट कैरिड आउट? सो जो भी मेंटेनेंस, जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, क्या उसका मेंटेनेंस हो रहा है, उसका इंस्पेक्शन है, क्या वो रेगुलर हो रहा है, उसकी कोई रिपोर्ट्स है, कोई उसका रिकॉर्ड्स है? वाज रेगुलर ऑडिट्स कैरिड आउट? क्या साइट पर रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स? इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप देखें। सो मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्सीडेंट का। सो गाइस, ये था हमारा एक्सीडेंट, जिसको मैंने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट है क्या। और ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी, पॉपुलर थ्योरी है, बट उनमें सबसे ज़्यादा जो साइट पर फॉलो किया जाता है थ्योरी, वो जो मैंने आपके पास लेकर आया, डोमेन थ्योरी एंड वर्ड थ्योरी, इन दोनों को समझाया। और साथ में मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेन ऑफ एक्सीडेंट समझाया था कि आपको आसानी से समझ में आए कि एक्सीडेंट होता कैसे है। और लास्ट में तो हमने देखा ही एक्सीडेंट फैक्टर्स, जैसे 5 फैक्टर्स की बात की गई। सो दीज आर द फैक्टर्स, अगर ये इनमें से एक या दो को भी हम ब्रेक कर देना, एक्सीडेंट रुक जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ओके, तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझिए इसे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर लिखें, इनबॉक्स करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर आप इसको क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे वो। सो गाइस, थैंक यू, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियोस, स्टे सेफ एंड हेल्दी।